हेलो फ्रेंड्स, सो वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज़ में आज फिर हम एक और नए गेस्ट के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं डॉक्टर भव सोनी जी के साथ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग के। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केटिंग, एफएमएस यूनिवर्सिटी राजस्थान। डॉक्टर भव स्टार्टअप इंडिया के मेंटर भी हैं, मेंटर स्ट्रेटजिस्ट हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को कंसल्ट करते आ रहे हैं, मदद करते आ रहे हैं, कोच करते आ रहे हैं। आज जो हमारी बातचीत है वो होगी कि एक एंटरप्रेन्योर को उसकी जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाई वी नीड नाउ डेज। सो दिस इज़ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड अ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो वेलकम डॉक्टर भव, आपका स्वागत है। थैंक यू उदय, थैंक यू। मैं बस कुछ आपसे सवाल करने वाला हूँ, इट इज़ वेरी फॉर्मल कन्वर्सेशन, जी। तो जिससे कि हम अपने ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्ट कर पाएँ, उनके साथ एक कनेक्शन बना पाएँ। कि मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो एक आजकल एक ऐसा स्टेटस सिंबल हो गया, या एक कहें कि ऐसी अप्रोच होगी, हर कोई उसको यूज़ करने लगा कि आई एम एंटरप्रेन्योर एंड दिस इज, मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है या सही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के जब समय में एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, हाउ डू यू डिफ़ाइन एंटरप्रेन्योरशिप? आपके नज़रिए से आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को मुझे लगता है डिफ़ाइन करने का दो तरीके हैं। एक तो जो कॉमन एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को सुनते ही हम सबके दिल दिमाग में आती है कि कोई हमने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने के लिए। राइट। सो क्रिएशन ऑफ अ न्यू वेंचर, दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर could be called entrepreneurship। ये बड़ा कॉमनली एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन है entrepreneurship का। लेकिन ब्रॉडर सेंस में जैसा आप बात कर रहे थे कि बहुत यूज़ होता है ये वर्ड आजकल, और मुझे भी लगता है वो ठीक है, क्योंकि entrepreneurship को इस नैरो सेंस में कि entrepreneurship सिर्फ एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना है, ऐसा नहीं है। entrepreneurship मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक माइंडसेट है। माइंडसेट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप एक फ्रीलांसर हो सकते हैं, और आप डेफिनेटली एक फैमिली बिजनेस से हो सकते हैं, खुद का एक स्टार्टअप कर रहे हो। कहीं पर भी मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ वो प्रोसेस नहीं है कि एक नया बिजनेस शुरू करना है। एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है जो कहीं भी हो सकता है। वो आर्टिस्ट में हो सकता है, वो किसी फैमिली बिजनेस में हो सकता है, किसी एम्प्लॉय में हो सकता है। सो आई थिंक ये दो तरीके हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करने के। एक नैरो तरीका है कि अपनी एक संस्था शुरू करना एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि वो माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप। So it's a journey, or it's an innovation of a process and mindset. यस। I really appreciate this word, this terminology, mindset, because मेरा एक experience रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले I was in a conversation with one of my artistic friend and I asked, what do you do? Then he said, I'm a artistic entrepreneur. Yes. That's how I can connect कि जो mindset है वो entrepreneurship है। एब्सोल्युटली। वो ये माइंडसेट, इसको जो एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहली डेफिनेशंस आती हैं, हम जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, तो जोसेफ शुम्पीटर एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने जो सबसे पहली डेफिनेशन दी, दो शब्दों की बड़ी सुंदर डेफिनेशन दिया। ही सेड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने का, उनको डिस्ट्रक्ट करके उनसे बेटर कुछ और क्रिएट करना, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस ही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आप आर्ट फील्ड में कर रहे होंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे होंगे, आप लीडरशिप कोचिंग में कर रहे हैं, यही काम, ये काम कोई जना कैफ़े में कर रहा है, अलग अलग फील्ड्स में जो भी जना है ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कर रहा है। किसी ने पॉलिटिक्स में यही काम किया है। मैं उन सबको वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट मानता हूँ। तो वही ये प्रोसेस ही एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन, एब्सोल्युटली, आई एम अलाइन विद दिस कि हम जो पहले से प्रोसेस चल रही है उसमें कुछ एड ऑन करते हैं, नए तरीके से सोचते हैं जी। तो जितने भी नए जो बिजनेस आ रहे हैं, अप्रोच आ रही है, तो यही कहें कि कॉस्ट इफेक्टिव, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, ये सब इसी की वजह से संभव हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करते आए हैं,
व्हाट आर 3 मेजर चैलेंजेस जो आज की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में या एंटरप्रेन्योर्स को सामना करना पड़ रहा है? 3 मेजर चैलेंजेस एज पर योर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। सबसे मेजर चैलेंज तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जब से ये बज़वर्ड बना है तो इसके अराउंड इतना ग्लैमर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हम सबको लगता है कि एक फाउंडर को हम देख रहे हैं जो सेलिब्रिटी हो गया है, मीडिया उसके पीछे भाग रही है और बहुत सारे यंग लोग उस ग्लैमर को देख के एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं। ओके। मगर कोई ये नहीं देख रहा कि ये जो ग्लैमर है ये तो टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। वो जो पूरा आइसबर्ग है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ टिप नज़र आ रही है। उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे कितनी फेलियर्स हैं, उसके पीछे कितने एफर्ट्स हैं, वो बाहर नहीं निकल के आ रही है। Right. और जो स्टोरीज भी निकल कर आ रही हैं वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की निकल कर आ रही है। हिंदुस्तान में अगर 10 स्टार्टअप बनते हैं तो 9 स्टार्टअप्स विद इन 5 ईयर्स फेल हो जाते हैं। राइट, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10। सो हमारा सक्सेस रेट बहुत पुअर है एंटरप्रेन्योर फील्ड में, लेकिन हम उस सक्सेस रेट तक देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें तो वो जो एक सक्सेसफुल हुआ है स्टार्टअप वो नज़र आ रहा है। उसके पीछे कितने और स्टार्टअप्स फेल हुए हैं वो नहीं स्टोरीज लोगों तक पहुंची। तो एक बज़ बन गया है, ग्लैमर आ गया है, और अनफॉर्चुनेटली उस ग्लैमर की वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं। उसकी जो रियलिटीज़ हैं वो बिना पता की। राइट। तो आप उसकी रियलिटी पता करके आइए तो समझ में आता है। आपके पास कोई एक आइडिया है, बिजनेस प्लान है, वो सब कुछ चीज़ें हैं जो पूरी प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये एक मेजर चैलेंज मैं मानता हूँ। और उस ग्लैमर की वजह से बहुत सारी और चीज़ें हो गई। जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल जो मैं मानता हूँ स्टार्टअप्स के सामने, कि अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप इकोसिस्टम इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट रेजिंग मनी। ओके। कि किस स्टार्टअप ने कितना मनी रेज कर लिया, कितनी पैसा जल्दी पैसा Right. रेज कर लिया किसी इन्वेस्टर से। रेस पूरे इकोसिस्टम में इस बारे में है कि कैसे मैं जल्दी वैल्यूएशंस हासिल करके और पैसा रेज कर लूँ। वेयर एज स्टार्टअप इज नॉट अबाउट रेजिंग मनी, स्टार्टअप इज अबाउट मेकिंग मनी। एब्सोल्युटली। वो वैल्यू ऐड क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड क्या कर रहा है वो, उसके बारे में। बट फाइट सारी रेजिंग मनी पर है और मेकिंग मनी पे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतने सारे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न्स भी बन गए हैं, बिलियन डॉलर्स जिनकी वैल्यूएशन है, Right. वो प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप्स नहीं है, वो चल अभी भी लॉस में रहे, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन देयर बिजनेस मॉडल्स, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी, दे आर लार्जली फोकसिंग ऑन रेजिंग मनी। तो मैं कैसे भी मनी रेज कर लूँ, ये एक चैलेंज मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि राइट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज मैं मानता हूँ वो ये कि राइट सॉर्ट ऑफ मेंटरिंग इज नॉट अवेलेबल। बहुत सारे राइट मेंटरिंग इज नॉट देयर। या बिकॉज बहुत सारे यंग लोग हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड में आना चाहते हैं, लेकिन वो जना जो हैंड होल्डिंग करके उनको सिखा सके, उनको बता सके कि कहाँ उन्हें आना है और कहाँ नहीं आना है। राइट। भाई एज अ स्टार्टअप मेंटर my biggest role is to save the startup from the startup founder, because वो startup founder कई सारी ऐसी गलतियां कर रहा होगा जिसकी वजह से startup का मर्डर हो जाएगा। Yes. And as a mentor my job is to save that startup from that founder. So वो mentors जो आपको बता सके कि आपको ये स्टार्टअप करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो मेंटरिंग मुझे लगता है अभी भी बहुत मिसिंग है, सुपरफिशियल है। आईटी एंड टेक स्टार्टअप्स के लिए वो मेंटरिंग फिर भी अवेलेबल है, बट और तरीके के जो स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस करके उनको प्रोडक्ट्स में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वहाँ पर अभी भी मेंटरिंग उतना अवेलेबल नहीं है, और है भी तो टायर 1 सिटीज़ में है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तक वो मेंटरिंग ट्रिकल डाउन नहीं हुई। आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद दिस, बिकॉज जहाँ तक मेंटरशिप की बात आती है, वो किसी भी ऐसी जर्नी में जब आप अपने आप को अपस्किल करते हैं या एक ऐसे लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ से आप कोई स्टार्टअप है या कोई बिजनेस मॉडल है या आप अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी को डिसाइड कर रहे हो, यू नीड विजडम, यू नीड एक्सपीरियंस ऑल्सो और सम ग्रेट स्ट्रेटजी। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दो जो वजह आपने बताई कि रेजिंग मनी, फोकसिंग ऑन रेजिंग मनी, दैट इज़ वो स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने का एक बड़ा पैमाना तय कर दिया गया है कि आप कितने सफल हो,
इफ़ यू हैव ग्रेट अमाउंट और आपके पास पैसा आ गया, किसी ने बहुत बड़ा फंड कर दिया आपको, True. देन आप सक्सेसफुल हो गए स्टार्टअप में. बिल्कुल, बट आई थिंक इट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू। एंड देन द अनदर वन इज़ वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके एक वो बन गया है कि फाउंडर्स हैं या जो लोग सक्सेसफुल हो गए 1% जो है वो उस पर फोकस कर रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे कि हम वैल्यू क्या ऐड करना चाहते हैं. और जो लोग फेल हो गए, सी अंडरस्टैंड, वो फेलियर की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। वो 90 लोग 100 में से जो फेल हो गए, उसकी एक इमोशनल कॉस्ट है, उसकी एक सोशल कॉस्ट है, Absolutely. उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, उसकी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। वो कॉस्ट को बिना ध्यान में रखे हम एंटर हो रहे हैं। और एक और जो बहुत ही मेजर चैलेंज मैं देख रहा हूँ स्टार्टअप इकोसिस्टम में, वो ये कि पैशन बड़ा ओवररेटेड है। सबको लगता है कि ओके यू पैशनेट अबाउट दिस, चलो इस फील्ड में एंटर कर जाते हैं। सिर्फ पैशन से काम नहीं होगा। स्टार्टअप पैशन की चीज़ नहीं है सिर्फ, उसके लिए प्लानिंग भी चाहिए। राइट. बिकॉज पैशन इज़ गोना फेड अवे। पैशन कितने टाइम तक रहेगा? जब वो जाके धूप में मेहनत करना पड़ेगा ऑन ग्राउंड, है ना, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों का फीडबैक्स लेना पड़ेगा, वो फीडबैक आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। तो आई एम नॉट सेइंग पैशन बिल्कुल यूजलेस है, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग. द प्रॉब्लम दैट आई सी इज लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन टू एंटरप्रेन्योरशिप just having passion with them and no plan. There is no plan. Passion without plan is a dream. You Right. have to have some action plan to convert it into a startup. So Absolutely. passion का overrated होना भी मुझे लगता है एक चैलेंज है। हाँ, आपने बहुत सही कहा कि जिसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ एक हिंदी के जोश में होश नहीं खोना है. सो होश रखते हुए जोश को आगे बिल्कुल, लेके जाइए. बिल्कुल। सो यू हैव प्लान, और उस प्लानिंग में आप मेंटरशिप की मदद ले सकते हैं. यू हैव ग्रेट आइडियाज़, एक्सपीरियंस, उन्होंने किस तरह से अलग अलग चीज़ों को देखा है. बिल्कुल। आपको मुझे लगता है कि इस तरह की प्लानिंग में जब आप नया स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करने वाले हैं, यू मस्ट हैव सम मेंटर विद यू. डेफिनेटली। सी, ये सारा गेम है डिसीजन मेकिंग का. एज एन एंटरप्रेन्योर, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एनी फाउंडर हैज़ टू डू इज़ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग. स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा, वो डिमार्केशन उसके डिसीजंस पे डिपेंड करेगा. सही डिसीजंस होंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा, डिसीजंस ठीक नहीं हुए तो फेल हो जाएगा. सो डिसीजन मेकिंग इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्किल Right. दैट अ स्टार्टअप फाउंडर मस्ट हैव. और वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको लार्जली 2 चीज़ें चाहिए. एक तो आपके पास सही तरीके की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट. जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन करेंगे. और दूसरा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए एक स्किल सेट होना चाहिए. वो एनालिटिकल शार्पनेस आपके पास होनी चाहिए कि आप उस इन्फॉर्मेशन से राइट सॉर्ट ऑफ इंसाइट निकाल सकें अपने बिजनेस के लिए. So you said information. I'm completely, this is something very important कि आजकल चल क्या रहा है, और जिस बिजनेस में या जिस जर्नी में या जिस स्टार्टअप में आप आए हैं वो उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एग्जैक्ट. एंड पहले क्या हुआ है, यस, किस तरह से हुआ है. यस, सो वो सब पता करना बहुत ज़रूरी है. आपके पास जितना, सी एज अ स्टार्टअप फाउंडर व्हाट यू हैव टू डू इज़ डील विद दैट अनसर्टेनिटी. वो अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, वो रिस्क हमेशा रहेगी किसी भी एक स्टार्टअप में. बट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्यों है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इसलिए है बिकॉज आई डोंट नो. बट द मोमेंट आई नो दैट अनसर्टेनिटी बिकम्स सर्टेनिटी, वो रिस्क कम हो जाएगा. सो और एज एन एंटरप्रेन्योर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लगती है, एंड पता नहीं कहाँ से वो पढ़ाया भी जा रहा है बहुत ज़्यादा, दैट एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स. रिस्क टेकर. एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ही यहाँ से शुरू होती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स. एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क एलिमिनेटर्स. Eliminators, yes. They identify the Beautiful, risk, they beautiful. calculate it, they eliminate the risk as much as possible, they mitigate the risk, and then they take it. They are not mere risk takers, they are risk eliminators, which is a bigger role. And how do you eliminate risk? Right. Risk is because I don't know something. मुझे नहीं पता तो ज़्यादा risk है. जानते चले जाएंगे. जैसे जैसे आप Get more जानते informed. चले जाएंगे, वो नहीं जानने का सर्कल कम होगा और रिस्क कम होती जाएगी. Right. So as an entrepreneur, मुझे लगता है that if you want to get into a startup, so दुनिया में फिर कोई नहीं होना चाहिए जो उस इंडस्ट्री के बारे में आपसे ज़्यादा जानता हो.
That's अगर so- इतनी नॉलेज आपको है so तो आपको amazing. स्टार्टअप में आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। सो इंसाइटफुल, बिकॉज जितना ज़्यादा आप जानते चले गए हैं आपके डिसीजंस उतने ही बेटर हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं। आई थिंक डिसीजन Absolutely. मेकिंग में भी ये एक दूसरी चीज़ है कि सही या गलत डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन के साथ लिया गया डिसीजन। एग्जैक्टली। सो वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से उसको एनालाइज करना आना Analyze चाहिए कर। ताकि आप सही डिसीजन ले सको। और वो सही डिसीजन का मतलब ही है कि आप उन 10% स्टार्टअप्स में होंगे जो बच जाएंगे 5 साल के बाद भी। राइट। वो डिसीजन जिनके गलत होंगे वो 90% हैं जो अपनी इग्निशन से 5 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गए। सो वो सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स इन्फॉर्मेशन पे, नॉलेज पे बहुत फोकस करें कि जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ का एक्सपोजर लें, एक्सपीरियंस लें, उसको समझें, उसके बारे में जितना जान सकते हैं वो जानें। बहुत इंसाइटफुल है ये इन्फॉर्मेशन। आई थिंक जितने भी स्टार्टअप्स की बात करें या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, लोगों को ये बताया जाता है कि आप रिस्क लीजिए, लेकिन आपने बहुत सही कहा है कि रिस्क को कम करना, मिनिमाइज करना जितना हो सके, ये एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी है। Absolutely. उनका रोल है, स्टार्टअप का एक रोल है। बिल्कुल। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट वो आता है कि क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो अलग अलग इंडस्ट्री को लीड कर रहे होते हैं जी। सो उनमें उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रैक्टिस की बात करें या उनका वैल्यू सिस्टम जो है उनका इंडिविजुअल का, एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, 2-3 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो होनी ही चाहिए उस स्टार्टअप में या एंटरप्रेन्योर में। वैल्यू व्हाट डू यू सिस्टम। यस। मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम जो मुझे लगता है, वी इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज वी कॉल इट ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम लाइन। सो मुझे लगता है कि 3 पर्सपेक्टिव से आपको अपने बिजनेस को प्लान करना चाहिए। फर्स्ट इज़ डेफिनेटली प्रॉफिट। आपका बिजनेस मॉडल ठीक होना चाहिए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को ये बिजनेस कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके देगा। दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर कि कौन है जो मेरे इस प्रोडक्ट के लिए मुझे पैसा पे करेगा, यस। प्रॉफिट कहाँ से आएगा। दैट्स द फर्स्ट बॉटम लाइन। द सेकेंड बॉटम लाइन इज पीपल। पीपल। इज योर बिजनेस टेकिंग केयर ऑफ पीपल? ओके। People who are connected with this business. They could be your customers, they could be your shareholders, they could be vendors, they could be your employees. How do you take care of those people? I think that's another second bottom line that any business has to achieve or should be integrated in the business model of a startup. Right. And the third bottom line I see is planet. So profit, people and planet. Okay. We don't need startups who are there just to earn money. There has to be some value addition. In a country of 140 crore people, I don't need people who are there just for money making. I need responsible startups. Startups who are taking care of people, startups who are taking care That's of so planet. powerful and meaningful also. Yes. So, the first value system that I feel whenever I coach any startup, I try to find these 3 bottom lines in any startup. That how they're catering their profits, definitely, because that's the blood life of any business. If they won't earn profit, they won't survive. Right. So, profit, people, and planet. How do you take care of all 3 of All them? 3 of them. एंड आई थिंक दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि जब तक हम इस पूरे इकोसिस्टम में इन तीनों चीज़ों को नहीं डालेंगे कि हम प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं बट Yes. विद द राइट वैल्यू, Absolutely. बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल स्टार्टअप और एज ए One very interesting thing that I observe, जब भी हम यहाँ जयपुर में, राजस्थान में, पुराने शहर में घूमने जाते हैं तो दुकानों के बाहर एक कमाल की चीज़ लिखी होती है। दुकानों के बाहर वो दरवाजे के इस तरफ लिख देते हैं शुभ और इस तरफ लिख देते हैं लाभ। शुभ लाभ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है इस शब्द को। Right. मुझे लगता है इसमें कमाल की फिलॉसफी है। वो बिजनेसमैन ये नहीं कह रहा कि मुझे लाभ चाहिए, शुभ। वो कह रहा है मुझे शुभ लाभ चाहिए, ओके। मुझे पायस प्रॉफिट चाहिए। एब्सोल्युटली। एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें मैं प्लैनेट का भी ध्यान रख सकूं, जिसमें मैं लोगों का भी ध्यान रख सकूं और फिर भी मुझे प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट चाहिए। वी आर नॉट लुकिंग फॉर मियर प्रॉफिट्स, ओनली वी आर नॉट लुकिंग फॉर ओनली प्रॉफिट। ओनली प्रॉफिट। हमें लाभ नहीं चाहिए सिर्फ किसी भी कीमत पर, हमें शुभ लाभ चाहिए, अशुभ लाभ नहीं चाहिए। Which is a philosophy that I think startups should follow, value system. दिस इज़ सो मीनिंगफुल कि पुरानी बातों में भी कई बार ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं। और जो आपने बताया कि यस, पीपल, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, कि लोगों का ध्यान रखना है, क्योंकि
आज हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें एक स्ट्रेस कितना वो हो गया है, लोग काम करते वक्त भी इस तरह की उसमें रहते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग पीपल आर रियली, यू नो, दे आर रियली अफ्रेड, Yes. और दे मूविंग अवे फ्रॉम देयर work duties, corporate culture, or being in a relationship with their team members, their leaders. तो वहाँ वो आज से अगर 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले की बात करें तो रिलेशनशिप इश्यूज इतने नहीं होते थे या इस तरह से लोगों के सामने नहीं आते थे. लेकिन आज रिलेशनशिप इश्यूज कॉर्पोरेट कल्चर में आ गए हैं, जहाँ 7 लोग काम करते हैं वहाँ आ गए हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ये बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. करेक्ट. तो लोगों का ध्यान रखना कि उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं, बिल्कुल. और अगेन प्लेनेट कि हम हमारे इस स्टार्टअप से या हमारी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. बीइंग रिस्पॉन्सिबल इट्स रियली इम्पोर्टेंट. यस. मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, उससे हम पूरे इस इकोसिस्टम में और पूरी इस यूनिवर्सल जर्नी में क्या ऐड कर रहे हैं. क्या ऐड कर, दैट्स वेरी सिर्फ इंपॉर्टेंट. पैसा कमाना, इट्स लाइक, आई थिंक इट्स नॉट वो एक बॉटम लाइन है. अल्टीमेट पर्पस नहीं है. हाँ, वो एक है आपका नीड, आपकी जो नीड है, क्योंकि आपको सस्टेन करना है, आपको ग्रो करना है जी. लेकिन विद द राइट वैल्यूज, राइट अप्रोच. बिल्कुल. मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि भव्य तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, तो क्या मैं उसे ये जवाब दूंगा कि सांस लेना मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है? नहीं ना. मैं ये Absolutely. जवाब नहीं दूंगा कि सांस लेना मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है. प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए, किसी स्टार्टअप के लिए ब्रीदिंग जैसा ही है. राइट. मुझे पता है कि अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सर्वाइव नहीं करेंगे. सो प्रॉफिट इज दैट ब्रीदिंग फॉर एनी बिजनेस. वो Yes. बाय डिफॉल्ट है. हमें पता है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. राइट. बट कौन सा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट और किस कॉस्ट पे प्रॉफिट, वो सब सवाल हमें देखने पड़ेंगे. अगर हम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, सिंगल बॉटम लाइन को चेस करने की कोशिश करेंगे, सो क्या हम सिर्फ प्रॉफिट पर ही फोकस हैं, या फिर हम लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, इस प्लेनेट के लिए कुछ कर रहे हैं, और ओवरऑल हमारे होने से इस ज़िंदगी में, यानी कि हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में, इस प्लेनेट की उसमें कुछ वैल्यू ऐड हुई है. आई थिंक ये बहुत खूबसूरत डेफिनेशन निकल के आई है इस कन्वर्सेशन से. आपने जो बताया है कि एज एन एंटरप्रेन्योर और एक स्टार्टअप होने के नाते आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो मेरे जितने भी साथी जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को अपनाना चाहते हैं, जी, तो पहला जो एक आपने बताया इल्यूजन जो था कि दे आर नॉट रिस्क टेकर, यू आर नॉट ए रिस्क टेकर, योर रिस्क एलिमिनेट, रिस्क एलिमिनेटर. राइट. एंड वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा समझ बनाने से उस सब्जेक्ट की, ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने से, उस सही डिसीजन industry बनाने की, से. बिल्कुल. राइट. और एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप कुछ नई चीज़ करते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानते चले जाते हैं तो आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते चले जाते हैं. जी. और उस वक्त कई आपको ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो आपको प्रॉफिट पर नहीं, पैशन या पीपल या प्लेनेट के ऊपर फोकस लेने रखना पड़ेंगे. चाहिए. जी. सो मेरे कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं जिन्होंने प्रॉफिट को दरकिनार किया है, यानी कि अवॉइड किया है. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीपल, पैशन और प्लेनेट, यानी कि मैंने उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया. क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? हाँ, क्योंकि जब आप एक जर्नी में एक लेवल तक आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल तक, तो मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. वही हम इतनी देर से वही स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो यूनिडायमेंशनल डिसीजन नहीं हो सकता कि हर बार आप सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के डिसीजन करें. राइट. और प्रॉफिट भी अनफॉर्चुनेटली हम बड़े शॉर्ट टर्म में डिफाइन करते हैं. इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, वरना ये डिसीजन गलत है. ये जो शॉर्ट टर्मिज्म है, ये मुझे लगता है स्टार्टअप में नहीं होना चाहिए. राइट. तो एक लॉन्ग टर्म के साथ अगर हम देखें कि क्या ये चीज़ लॉन्ग टर्म में कोई वैल्यू ऐड कर रही है क्या, अगर वो लॉन्ग टर्म में कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है, राइट. तो वो भी प्रॉफिट का हिस्सा है. हम प्रॉफिट को क्यों सिर्फ शॉर्ट टर्म में डिफाइन कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में मेरी नेट रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सिर्फ ये प्रॉफिट की डेफिनेशन बड़ी नैरो डेफिनेशन है. राइट. ओके. सो मेरे सारे साथियों के लिए, ऑडियंस के लिए एक
की मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप को अगर आप देख रहे हैं या आप अपनी लाइफ की जर्नी में किसी भी लेवल पे हैं, जी। तो आप एक की मैसेज क्या देना चाहेंगे एज एन इंडिविजुअल, उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए एज पर योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एंड योर विजडम? जी, मैं बस एक कपलेट है जो मुझे याद आ रहा है, मैं वो शेर पढ़ के, और वही मेरा मैसेज है एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करने वाले सभी लोगों के लिए, राइट। कि हवा से क्यों गुजारिश है, हवा से क्यों गुजारिश है कि थोड़ी चाल बदलो, हवा से क्यों गुजारिश है कि थोड़ी चाल बदलो, उठो खुद और अपनी नाव की ही पाल बदलो। वाओ। सो हवा से मत गुजारिश करिए कि वो अपनी चाल बदले। हवा से उठ- क्यों गुजारिश है कि अपनी हवा से क्यों गुजारिश है कि थोड़ी चाल थोड़ी बदलो, चाल बदलो, उठो खुद और अपनी नाव की ही पाल बदलो। उठो खुद और अपनी नाव की ही पाल बदलो। वेरी गुड, दैट मीन्स यू नीड टू टेक दैट, You have to You take have to. charge of it, Yes. and just don't keep thinking, do it. do it. Yes. Yes, absolutely. That's so amazing, and it was so insightful. The conversation with you is so insightful. Thank you. मुझे खुद भी ये वाली टर्मिनोलॉजी की, रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क एलिमिनेटर है। जी। So amazing. Thank you so much, Dr. Bhav. Completely my pleasure. Yes. Thank